Hello students, today we are going to start a new chapter, thermodynamics. So first of all, what is thermodynamics? Thermo means heat and dynamics means motion. मतलब heat के कारण जो यहाँ पे motion होने वाला है, that is the thermodynamics. मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि thermodynamics में हम लोग motion देखते हैं due to heat. heat के कारण गैस में हम लोग गैस मॉलिक्यूल में एक्सपेंडेशन होगा तो फिर कंप्रेशन होगा, उसके कारण यहाँ पे आपका वर्क डन होने वाला है. मतलब जहाँ पे मोशन होगा 100% वहाँ पे वर्क डन पॉसिबल होगा. ठीक है. तो ये है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे दैट वन टॉपिक इज थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है उसको समझते हैं हम लोग पहले. इक्विलिब्रियम से आप ऑलरेडी परिचित हो, यू नो ऑलरेडी अबाउट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स विल बी जीरो और टॉर्क, यदि नेट टॉर्क की भी बात करें तो जीरो. यदि हम मैकेनिक्स की बात करें, फर्स्ट वॉल्यूम जो एनसीईआरटी का है उसमें हम लोग जब मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो, मतलब बैलेंस कंडीशन. और यदि टॉर्क की बात करें तो वहाँ भी बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता था, नेट टॉर्क विल बी जीरो. तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर को इक्वल करना होता है. टेम्परेचर यदि इक्विलिब्रियम में है दोनों मतलब कोई दो टेम्परेचर जो है तो या तो हीट बोल दो एक तरीके से. हीट यदि किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रहा है और यदि वो ट्रांसफ़र होकर के तुम्हारा यदि बैलेंस कंडीशन में आ गया, मतलब दोनों का टेम्परेचर यदि बैलेंस हो गया तो हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम कुछ इस तरीके से लिए हैं. एक है ए, इसमें कुछ गैस है, और ये बी, इसमें भी कुछ गैस है. इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका टेम्परेचर कुछ है, मतलब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है. और बीच में क्या लगा दिए हैं, एडियाबेटिक वाल. एडियाबेटिक वाल का मतलब होता है इंसुलेटेड वाल. इंसुलेटेड मतलब क्या है, कंडक्टिविटी होना पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ए जो है सो टेम्परेचर बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि कंडक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो टेम्परेचर ए डज नॉट इक्वल्स टू टेम्परेचर बी, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. दिस वन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम. अब दूसरा कंडीशन देखते हैं. यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे टेम्परेचर इसका मान लेते हैं ए है और इसका टेम्परेचर बी है, टी बी है. बट कंडीशन यहाँ पे क्या है ना कि इसके बीच में हम लगाए हैं कंडक्टिंग वाल, जिसको बोला जाता है डायथर्मिक वाल. डायथर्मिक वाल मतलब एक कंडक्टिंग वाल है, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी होने वाला है. तो यदि यहाँ पे कंडीशन ये हो कि टेम्परेचर जो ए है वो ग्रेटर है टेम्परेचर बी से, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये टेम्परेचर जो है सो बैलेंस होने वाला है. हम लोग जानते हैं कि हायर हीट क्या है, ऑलरेडी हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है सो ट्रांसफर होता है अपना कहाँ से, हायर से लोअर की तरफ. तो कुछ समय बाद क्या होगा, मतलब ये अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किधर, बी की तरफ, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो है तो हाई से लो की तरफ जाएगा. और कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो हम जानते हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर until it whenever in equilibrium, मतलब जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता तब तक ये ट्रांसफ़र होता रहता है. तो एक सिचुएशन होगा कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, मतलब टी ए इज इक्वल टू टी बी, दोनों का टेम्परेचर जो है दोनों जगह का वो टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, मतलब दोनों साइड का टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं. एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, या तो कह सकते हैं एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी जो है सो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, बट एनर्जी हमारा कंजर्व्ड है. एनर्जी कांट क्रिएट कांट बी डिस्ट्रॉय, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड. इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे जो भी हो, हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं और सभी सिस्टम का यदि टेम्परेचर आपको इक्विलिब्रियम में मिल रहा है, मतलब बराबर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको और यदि अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसके लिए एक लॉ है, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसको समझते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली यदि इसको आप बताना चाहते हो तो किस तरीके से इसको बता सकते हो कि जीरो मतलब जो है सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. तो देखो यहाँ भी हम कुछ नाम दे देते हैं ये सब का. यहाँ पे 3 सिस्टम है, ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी. आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो इस जगह पे कि कंसीडर कंसीडर थ्री सिस्टम्स ए बी एंड सी. यहाँ पे टोटल 3 सिस्टम्स हैं और किस तरीके से इसको हम कनेक्ट किए हैं, किस तरीके से यहाँ पे जॉइंट किए हैं उसको समझना है यहाँ पे. तो एक है ए, दिस वन सिस्टम, एक बी है और दूसरा सी है. तीनों में गैस है, ठीक है, या तो सॉलिड मटेरियल है, तो जो भी हो तीनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे अभी. तो यदि तीनों का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब तीनों का टेम्परेचर अलग है यहाँ पे अभी, यदि तीनों का टेम्परेचर अलग है तो यहाँ पे हम लोग को समझना थोड़ा इस तरीके से है कि
यहाँ पे जो देख सकते हो टेम्परेचर यदि तीनों का डिफरेंट है तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी एक वाल लगाया हुआ है और यहाँ भी एक वाल लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक, मतलब बोलते नहीं, यहाँ पे लगाया हुआ है एडियाबेटिक वाल और यह कंडक्टिंग वाल। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में जो है सो कंडक्टिंग वाल है और ए और बी दोनों को कवर कर रहा है कौन, सी, और जिसके ऊपर में कौन सा एडियाबेटिक वाल है। एडियाबेटिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग वाल, इंसुलेटिंग मतलब इसे टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होने वाला है। और कंडक्टिंग का मतलब तो समझ ही रहे हो, इसको डायथर्मिक बोलते हैं, डायथर्मिक। ठीक है, तो इसका मतलब कंडक्टिंग वाल है ये। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि ऐसा है तो ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कुछ देर में तो इक्विलिब्रियम में आने वाला है, ए से बी, मतलब ए जो है सो बी के बराबर हो जाएगा। बट ए जो है सो सी के बराबर नहीं हो सकता और बी भी सी के बराबर नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है सो बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, बट ये तो हम लोग थ्योरेट इस तरीके से बोल दिए ना। यदि इसको और दूसरे तरीके से यदि आप प्रूफ करना चाहो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए सेकेंड डायग्राम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सेकेंड डायग्राम में क्या किए हैं, ये कंडक्टिंग वाल लगा दिए, इसका नाम क्या है, सी है। दिस वन इज अ सी, दिस वन ए एंड दिस वन बी। अब क्या करते हैं हम लोग कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि सी का टेम्परेचर कुछ है, ए का टेम्परेचर कुछ है, बी का टेम्परेचर कुछ है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि देखो बीच में जो आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में क्या है, एडियाबेटिक है ना। एडियाबेटिक मतलब इसका टेम्परेचर इसके साथ ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट इसका इसके साथ ट्रांसफर हो सकता है, इसका इसके साथ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हम क्या देखे थे कि ए जो है सो बी के बराबर हो गया था, इस तरीके से कुछ ट्रांसफर हुआ तब। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, हम एक बार देखेंगे इसके साथ, ए से सी के साथ, तो इसका टेम्परेचर इसके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सी के बराबर, मतलब ए का टेम्परेचर सी के बराबर आएगा। कुछ देर टाइम लेगा लेकिन ट्रांसफर होकर के ए से सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर टी ए है, इसमें टेम्परेचर इज टी ए और इसका टेम्परेचर टी सी मान लो। ठीक है, और इसका मान लो टेम्परेचर टी बी। तो कंडीशन यहाँ पे ये है ना कि ये जो है सी के साथ बैलेंस हो जाएगा, मतलब ए और ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया, ए और सी दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया। कुछ समय बाद बी भी जो है सो सी के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बी जो है सो सी के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इससे हमको क्या यहाँ पे कुछ एक इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि टी ए जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, टी सी के बराबर। और टी बी, दिस वन टी बी भी जो है सो किसके बराबर हो जा रहा है कुछ टाइम पे, टी सी के बराबर। तो ये दोनों इक्वेशन को यदि तुम इक्वेट करो तो टी सी कॉमन, मतलब यहाँ पे क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है, टी ए जो है सो टी बी के बराबर मिल जा रहा है हमको कुछ इस तरीके से। मतलब इस तरीके से यदि हम कनेक्ट करें तो हम ऐसे सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला सकते हैं, कुछ इस तरीके के सिचुएशन को रख करके। मतलब ए और बी को हम लोग इक्विलिब्रियम में दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे कंडीशन वही है, यहाँ पे यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि हायर एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर टू द लोअर एनर्जी। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर का जो है सो इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरीके से आता है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो जीरोथ लॉ भी हमको क्या बताता है, जीरोथ लॉ एक तरीके से टेम्परेचर का डेफिनेशन देता है, टेम्परेचर का डेफिनेशन देता है कि टेम्परेचर किस तरीके से एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में आता है। तो जीरोथ लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वन कंडीशन इज, हम लोग अब बात करेंगे वर्क डन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। और वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि मान लो टेम्परेचर की डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आने से, या तो कह सकते हो वॉल्यूम में डिफरेंस आने से या फिर प्रेशर में डिफरेंस आने से वर्क डन होना पॉसिबल है। तो किस तरीके से होना पॉसिबल है उस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। तो एक चीज़ सबसे पहले जान लो कि थर्मोडायनेमिक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होता है तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देर आर टोटल 3 पैरामीटर्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन इज द प्रेशर, सेकंड इज द वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर। ठीक है, 3 चीज़ बेसिकली होता है तुम्हारा यहाँ पे। तो इसको हम लोग समझने के लिए, इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम कुछ इस तरीके का डायग्राम कैलकुलेट मतलब बनाएंगे यहाँ पे। ये डायग्राम जो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से, और इस कंटेनर में हम कुछ गैस लिए हैं, ये देख सकते हो गैस है, म्यू मोल ऑफ गैस, म्यू मोल ऑफ गैस। ठीक है, एन मोल भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे हम म्यू लिए हैं, तो म्यू मोल ऑफ मतलब मॉलिक्यूलर गैस है ये, तो म्यू मोल ऑफ गैस यहाँ पे ले लिए हैं। और नीचे इस कंटेनर, इस गैस को हम हीट दे रहे हैं, हीट सोर्स, नीचे क्या है, हीट सोर्स, इससे इसको हीट मिल रहा है कंटिन्यूअसली। और इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मतलब फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
ठीक है, मतलब क्या है कि यदि इससे हीट इसको मिलेगा तो इसका हम मान सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी भी यू है इसका। यू से इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका इंटरनल एनर्जी अभी यू है। लेकिन हीट जैसे ही इसको मिलेगा तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, मतलब हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। यदि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है तो 100% क्या करेगा, वर्क करेगा। यदि इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो ये सीधा वर्क कर देगा। वर्क कर देगा मतलब इस पिस्टन को क्या कर देगा, मूव करा देगा। तो किस तरीके से करेगा उस चीज़ को समझना है यहाँ पे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है ना कि वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, बट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर को क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, यदि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इस गैस के वॉल्यूम में। इस गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम के साथ साथ इसका प्रेशर चेंज होगा। मान लो अभी इस गैस जो है सो कॉम्पैक्ट सिचुएशन में है, कॉम्पैक्ट मतलब कि क्लोज है, लेकिन जैसे ही इस पर हीट मिलेगा ये गैस जो है ना क्या हो जाएगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो 100% इसका वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे ही वॉल्यूम में चेंज आएगा इसका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे देखना हो तो कुछ इस तरीके से देखेंगे। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा तो आप कह सकते हो कि P जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल इसलिए बोल रहे हैं, देखो आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर का मतलब हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ क्या बोला, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, दिस वन। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से बता रहा है, तो 100% इसका हम ग्राफ यदि बनाएंगे तो किस तरीके का होगा, इसका ग्राफ को समझते हैं। इसका यदि तुम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करो तो कुछ इस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। देखो ये हम एक साइड ले लेते हैं प्रेशर और एक साइड ले लेते हैं वॉल्यूम। दिस वन साइड इज द प्रेशर, ये प्रेशर हो गया, और इस साइड ले ली है वॉल्यूम। इस तरीके से यदि इसका तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि मान लो स्टार्टिंग में हमारा जो है सो वॉल्यूम 0 है। अब वॉल्यूम को धीरे धीरे इसका बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हीट इसमें मिलेगा इसका वॉल्यूम जो है सो चेंज होगा। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे वॉल्यूम है, इस जगह पे मतलब वॉल्यूम यहाँ पे है जब, तो प्रेशर कहाँ होगा, तो इसे डॉटेड मिलाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम यहाँ तो प्रेशर यहाँ। वही चीज़ इस पॉइंट पे यदि मैं कंसिडर करूँ तो ये कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। मतलब ये मेरा जो है सो इनिशियल वॉल्यूम है, तो ये हमको क्या मिल रहा है, इनिशियल प्रेशर, दिस वन इनिशियल प्रेशर। यदि ये फाइनल वॉल्यूम तो ये हमको क्या मिलेगा, फाइनल प्रेशर। तो देखो यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। वॉल्यूम जो है सो इनिशियल था तो प्रेशर यहाँ पे था, जब फाइनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो है धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, बढ़ता गया वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। मतलब क्या है ना, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाने के कारण यहाँ पे प्रेशर जो है उसका डाउन हो जा रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कुछ इस तरीके से कि वॉल्यूम यदि ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और यदि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंडा यहाँ पे समझ में आ गया। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि ठीक है, ये पिस्टन जो है वो मूव कर जा रहा है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के चेंज होने के कारण ये पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है। यदि ये मूव कर रहा है तो 100% यहाँ पे फोर्स एक लगेगा। वो फोर्स जो किस किस फॉर्म में लग रहा है, तो उस फोर्स को यहाँ पे यदि कैलकुलेट करना चाहो तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एक ये एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे पी से प्रेशर और एफ से हम लोग फोर्स मानेंगे और एरिया का ए। तो यहाँ से यदि हम बात करें कि इस जगह पे जो फोर्स लग रहा है, इसको मूव कराने के लिए जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किसके बराबर है, तो एफ इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। ये चीज़ मिलेगा हमको, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर हमको मिल गया फोर्स। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू वी नो ऑलरेडी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो कितना है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान के चलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है सो डी एक्स, डेल्टा एक्स या तो डी एक्स के बराबर। यदि डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो डी एक्स लिखेंगे और डेल्टा एक्स, तो ये चेंज मतलब इनिशियल और फाइनल, एक्स फाइनल में एक्स इनिशियल लिखेंगे तो डेल्टा एक्स लिखाता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं
dx के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो अब जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो 100% वर्क भी छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ, फोर्स तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग छोटा नहीं बोल सकते, एफ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एक्स, कुछ इस तरीके से। तो ये हमको मिल गया वर्क, स्मॉल वर्क है ना, एक छोटा सा वर्क, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ टी एक्स। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो है सो सिचुएशन ऐसा होगा कि हीट हम जब तक देंगे इसको तब तक ये एक्सपेंड करेगा। जैसे हम हीट देना छोड़ देंगे फिर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। हीट छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा। मतलब ये कॉम्प्रेशन और रेरी, मतलब कह सकते हैं, कॉम्प्रेशन नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इसको कि एक्सपेंड करेगा और कंप्रेस करेगा, एक्सपेंड और कंप्रेस दोनों होगा। कब, जब हीट को हम देना बंद करेंगे तो कंप्रेस्ड होगा, मतलब पुली ये सॉरी पिस्टन जो है सो नीचे आएगा, और जब हीट देना स्टार्ट करेंगे इसमें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम दोनों ही सिचुएशन में इसका हम वर्क को डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक में तुम्हारा पॉजिटिव वर्क मिलेगा और दूसरे में नेगेटिव वर्क मिलेगा। बट यहाँ पे हमारा कंप्लीट अभी वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क डन को कैलकुलेट हम लोग और यदि अच्छे से करना चाहो तो देखो, ये डी डब्ल्यू और फोर्स का वैल्यू यहाँ पे तो कैलकुलेट किया हुआ है पी ए, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, दिस वन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मिला। अब देखो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ ही तो है, तो ये हमको ये दोनों मिला करके हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी डी बी, पी डी बी ये वॉल्यूम, ठीक है। छोटा सा वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे डी बी के फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको मिल गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम। तो कुछ इस तरीके से, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमको मिल गया पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, ठीक है। और आगे देखो अभी हम लोग क्या करते हैं इसके साथ। और आगे यदि इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि हमको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, एक तो छोटा सा वर्क निकला ना, छोटा टाइम के लिए छोटा वर्क निकला, बट हमको यदि यहाँ पे कैलकुलेट करना हो टोटल वर्क बाय दिस सिस्टम या तो ऑन दिस सिस्टम, जो भी होगा, यदि नीचे आएगा तो ऑन द सिस्टम होगा, और यदि गैस के कारण हो रहा है तो बाय द सिस्टम, गैस को ही सिस्टम बोला जाता है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे टोटल वर्क यदि कैलकुलेट करना है तो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यदि इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन, पी डी बी, ओके। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे ये डी डब्ल्यू का बराबर हो जाएगा डब्ल्यू मिलेगा, क्योंकि टोटल वर्क इंटीग्रेट करने से डब्ल्यू ही मिलेगा। जीरो से डब्ल्यू चाहो तो लिख सकते हो लिमिट ऐसे करके कुछ, ठीक है। और यहाँ पे यदि ये वॉल्यूम का फंक्शन है तो यहाँ पे लिख सकते हो वी इनिशियल से वी फाइनल तक, कुछ इस तरीके से लिमिट देना चाहो तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये हमको वर्क ही मिलेगा टोटल वर्क डब्ल्यू, और ये मिल जाएगा आपको पी डी वी विथ इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि मान लो यहाँ पे पी को हमको सब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम गैस लिए हैं वो किसके बराबर लिए हैं, म्यू मोल ऑफ गैस। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन यदि यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो चीज़ हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, पी भी इज इक्वल्स टू होता है म्यू आर टी, या तो एन आर टी होता है या तो म्यू आर टी भी ले सकते हो, क्योंकि म्यू यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे गैस जो है सो म्यू है ना, म्यू मोल ऑफ द गैस है यहाँ पे। तो यहाँ से पी को सब्जेक्ट कर लेते हैं। यदि पी को यहाँ पे सब्जेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा म्यू आर टी डिवाइडेड बाई भी। अब यहाँ पे यदि हम इसको इक्वेशन 2 माने, इसको इक्वेशन 3 माने, तो 3 को यदि हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको कुछ अलग वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो यदि इस पी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड में, तो हमको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा उस चीज़ को देखना है। देखो तो वर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है मेरा, वी इनिशियल से वी फाइनल, और पी की जगह पे म्यू आर टी अभी लिखे, म्यू आर टी डिवाइड बाई भी, और यहाँ पे क्या है डी भी, कुछ इस तरीके से। तो आप देखो ये फंक्शन किसका है, वॉल्यूम का है, तो ए रहेगा, बाकी चीज़ सब क्या है बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है सब चीज़। तो बाकी चीज़ को बाहर कर दो तो क्या मिलेगा, म्यू आर टी कॉन्स्टेंट टर्म्स, और यहाँ पे क्या है वी आई से वी एफ, एंड दिस वन इज द 1/v इंटू डी वी, और इंटीग्रेशन होता है 1/v, मतलब 1/x का log x में आता है। तो एक्चुअली यहाँ पे यदि हम एग्जैक्टली लिखना चाहें तो एक कुछ इस तरीके से लिखा है म्यू आर टी, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एल एन मतलब नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं, ठीक है, एल एन, और यहाँ पे क्या है वी, इस तरीके से। इसका लिमिट कित कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वी आई से वी एफ, नेचुरल लॉग होता है इसको। एक्चुअल में तुम यदि देखना चाहो नेचुरल लॉग एल एन वी है ना, तो इसका नेचुरल लॉग का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.303 लॉग ई
v के बराबर होगा। कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू आता है, मतलब इतना वैल्यू ये तुम्हारा होता है नेचुरल लॉग का। तो यदि इसको हम हटाएंगे तो फाइनली लास्ट में लिख देंगे। तो ये चीज़ है। अब क्या है यहाँ पे म्यू आर टी, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा एल एन वी एफ, पहले फाइनल आफ्टर दैट दिस वन एल एन इनिशियल वी इनिशियल, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो म्यू आर टी, सॉरी म्यू आर टी, और ये देखो ये माइनस में यदि होता है ना इस तरीके से, तो माइनस में यदि होता है तो डिवाइडिंग में आ जाता है, और यदि प्लस में होता है तो दोनों मल्टीपल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हो जाएगा एल एन वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, कुछ इस तरीके से। या फिर यदि तुम स्टेप को नहीं लिखना चाहते हो अभी फिलहाल, तो ऐसा करो, या तो लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू आर टी एल एन हो जाएगा वी एफ डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। इसका डिवाइड बाई, तो माइनस में रहेगा तो डिवाइड होता है, और यदि प्लस में होता तो मल्टीप्लाई होता दोनों। ये रूल है इसका लॉग का, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब इस लॉग को मतलब हम लोग नेचुरल लॉग को हम लोग सिंपल सा लॉग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो म्यू आर टी और यहाँ पे 2.303 लॉग, ये आ जाएगा वी एफ डिवाइड बाई वी आई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा वर्क डन दिस वन। या फिर इसी को कुछ इस तरीके से भी हम लोग रख सकते हैं, म्यू आर टी, ठीक है, और 2.303 पहले लिख सकते थे इसका, 2.303 लॉग दिस वन लॉग वी एफ माइनस वी आई, कुछ इस तरीके से भी आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो, लेकिन ये गलत भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते थे लॉग, नेचुरल लॉग को, लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉग इस तरीके के फॉर्म को कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसको कॉमन लिया जा सकता है बट इसको कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो कुछ ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, इतना ही रखते हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द वर्क डन। तो ये फाइनल इक्वेशन है आपका वर्क डन का। एक्चुअली यहाँ से हमको क्या पता चला, आखिर इस वर्क डन को कैलकुलेट किए तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ इससे हम लोग समझेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे समझो। एक्चुअली क्या है ना कि यदि हम वर्क डन की बात करें तो कब इसका कुछ केस समझ लेते हैं, सबसे बेटर होगा कि केस को समझते हैं। यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, देयर आर टोटल 2 केसेस आर पॉसिबल्स। फर्स्ट वन केस जो है उस चीज़ को समझो, और सेकेंड वन दोनों समझ लेते हैं हम लोग। केस वन, केस वन, एक केस वन जो है वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस। पहला जो है सो एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करेगा, तो गैस एक्सपेंड कब करेगा, जब इसमें हीट देंगे तो इसका गैस का एक्सपेंडेशन होगा। एक्सपेंड करेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो है सो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वर्क जो है सो यहाँ पे कैसा होगा उस चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो वर्क विल बी पॉजिटिव, कैसे उस चीज़ को समझो। यदि एक्सपेंशन होगा गैस का तो 100% यहाँ पे वॉल्यूम का क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल से कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा। फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कम है बट जैसे एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया। यदि वॉल्यूम बढ़ गया तो देख सकते हो इस इक्वेशन से कि इस जगह पे यदि मैं इसको कॉमन लेते हैं हम, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा ये वैल्यू ज़्यादा होता, ये वैल्यू कम होता, तो हम मान लो ये 10 ये 5, तो तुम्हारा जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव में आता, मतलब वर्क विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वर्क मिलता हमको वैसे सिचुएशन में क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता। और ये वर्क किस तरीके से हो रहा है, ये तुम सिस्टम पे हो रहा है या बाय सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो सबसे पहले इस तरीके से लिखो, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ना बाय द गैस हो रहा है, वर्क बाय द गैस, या फिर सिस्टम, गैस को ही सिस्टम बोला जाता है, तो बाय द सिस्टम इसको बोलते हैं। अब ऑन द सिस्टम का कब होगा, जब गैस को हम लोग दबाएंगे, आई मीन कॉम्प्रेस करेंगे। तो कॉम्प्रेस कब होगा, जब हीट देना वहाँ पे बंद कर देंगे, तो उसको बोलते हैं, देखो सेकेंड वाला केस यहीं पे लिख देता हूँ, सेकेंड केस इसी जगह समझ जाना, सेकेंड केस, केस नंबर 2। इसके लिए जो सेकेंड वाला केस होगा इसको बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस का कंप्रेशन। यदि कंप्रेशन होगा तो देखो ये जो डायग्राम में देख सकते हो, कंप्रेशन मतलब हीट को देना बंद कर दिया, तो कंप्रेशन मतलब ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, बढ़ा हुआ वॉल्यूम फिर घटेगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इस पॉइंट जगह पे है वो है तुम्हारा फाइनल जो है सो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा, लेस होगा। यदि फाइनल वॉल्यूम लेस होगा तो 100% यहाँ पे वर्क जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दिस वन वर्क विल बी नेगेटिव, वर्क विल बी नेगेटिव। और यदि वर्क नेगेटिव तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑन द सिस्टम हो रहा है, या तो ऑन द गैस, वर्क जो हो रहा है किस पे हो रहा है, ऑन द गैस, या फिर लिख सकते हैं ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम।
तो दो फंडा है यहाँ पे, यदि तुम्हारा सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वर्क नेगेटिव मिलता है, और यदि बाय द सिस्टम मतलब गैस के कारण तुम्हारा वर्क हो रहा है तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, और उसे में वर्क जो है तुम्हारा पॉजिटिव मिलता है। तो ये फंडा है पूरा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का फिलहाल यहाँ तक। यदि वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वर्क डन फॉर